6 अक्टूबर 1973 यौम कपूर जो यहूदियों का दिन था, उस दिन इजिप्ट ने और सीरिया ने दोनों ने मिलकर इसराइल के ऊपर हमला कर दिया, क्योंकि इसराइल ने उनकी जमीनें हथिया ली थी। 1948 में भी इसने हथिया ली थी और इनका काम ही हमेशा है यहूदियों का दूसरों की जमीनों के ऊपर कब्जा करना। और इसको कब्जे को वापस लेने के लिए मिस्र ने और सीरिया ने दोनों ने मिलकर इसराइल के ऊपर हमला कर दिया और पहले कुछ दिनों में इसराइल को ठीक ठाक किस्म की मार पड़ी और वो ये जंग हारने भी लगा। लेकिन फिर वही हुआ जो हमेशा से होता रहा है। अमेरिका ने इस जंग के अंदर अपना कदम रखे और इवेंचुअली मिस्र को और सीरिया को ये जंग हारनी पड़ी, इनको बैकफुट करना पड़ा, क्योंकि अमेरिका के पास अपनी फौजी ताकत उस जमाने में बड़ी ठीक ठाक थी और इवेंचुअली ये जंग अरब ममालिक हार गए। लेकिन अरब ममालिक ने यहाँ पे घुटने नहीं टेके। जंग तो इसराइल जीत गया, लेकिन असल जंग के मैदान में नहीं थी, असल जंग तेल के मैदान में थी। तेल के मैदान में अरबों ने ये जंग जीत ली, क्योंकि अरब ममालिक ने ऑयल एम्बार्गो लगा दिया। उस जमाने में शाह फैसल होता था जो मुसलमानों को बड़ा यूनाइट करके रखता था, और उसने ये रियलाइज किया कि हमारे पास तेल की ताकत है, तो इन्होंने ऑयल एम्बार्गो लगा दिया। इसमें क्या हुआ कि इन्होंने अमेरिका और उसके जितने भी अलाइज कंट्रीज थे उनको तेल बेचना बंद कर दिया। नतीजा क्या निकला कि अमेरिका में तकरीबन 200 से 300% तेल की कीमतें बढ़ गई। अमेरिका के अंदर रिटेलिएशन होना शुरू हो गई, उनकी अवाम ने बहुत प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और इसराइल समेत वो तमाम ममालिक जो अमेरिका के अलाइज थे उनको तेल की सेल करना बंद कर दी। इसकी वजह से इन सब के अंदर एक ऑयल क्राइसिस आना शुरू हो गया। इवेंचुअली हमारे सब कॉन्टिनेंट तक भी तेल के क्राइसिस आना शुरू हो गए, जिसमें इंडिया भी शामिल था। जंग वहां लगी थी लेकिन क्राइसिस यहां आ रहे थे। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि ऑयल किस हद तक इंपॉर्टेंट है। आज भी 2026 में भी यही चल रहा है। आज देखें तो जंग ईरान में लगी है, लेकिन क्राइसिस हमारे पाकिस्तान में आ रहा है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में 55 रुपए पर लीटर तेल बढ़ गया हुआ है और आगे भी यही इम्कान किया जाता है कि बढ़ जाएगा। हमारे यहाँ पे बिजली के रेट्स बढ़ गए हुए हैं, हमारे यहाँ पे एलपीजी के रेट्स बढ़ गए हुए हैं। इंडिया में एलपीजी मिल ही नहीं रही। कुवैत की मेजॉरिटी ऑयल रिफाइनरीज बंद हैं। कतर की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी के ऊपर कल ईरान ने हमला कर दिया। ईरान की सबसे बड़ी गैस फील्ड्स के ऊपर अमेरिका ने कल हमला कर दिया। और इसी तरह से सऊदीया की अरामको भी बंद चल रही है, बहरीन के ऊपर हमले चल रहे हैं और पूरी दुनिया ऑयल की किल्लत का सामना कर रही है। और इस वक्त उम्मीद तो यही है कि आने वाले दिनों में शायद ऑयल का रेट $150 पर बैरल हो जाए। अभी भी आप देख रहे हैं कि इस जंग के फौरन बाद 30 से 40% प्राइसेस बढ़ गई हैं। आखिर ये ऑयल इतना इंपॉर्टेंट है क्यों? कहा यह जाता है कि डेटा इज द न्यू ऑयल। कहा यह जाता है कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आगे दौर है। कुछ लोग ये कहते हैं कि रेयर अर्थ मिनरल्स जिसमें लिथियम है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगली जंगें लिथियम पे होंगी। लेकिन आज देखा जाए तो 2026 में भी तेल उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आज से 50 साल पहले था। इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा कि क्यों ऑयल इतनी बड़ी पावर है। पहले कोयला होता था, फिर तेल आया और दुनिया बदल गई। जैसे ही तेल आया, गाड़ियां, इंडस्ट्री, जंगी मशीनें, सब कुछ तेल के ऊपर चलना शुरू हो गई। क्योंकि पहले जब कोयला होता था तो मशीनें इनएफिशिएंट थी, तेल ज्यादा एफिशिएंट मशीनों को चलाना शुरू कर दिया तेल ने। और अब वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 दोनों में लोगों ने यह लेसन सीखा कि जंगें हथियार से नहीं जीती जाएंगी, जंगें ईंधन से जीती जाएंगी, जंगें तेल से जीती जाएंगी। जर्मनी और जापान दोनों के पास तेल नहीं था, दोनों ये जंग हारे थे। और जिन ममालिक के पास तेल मौजूद था उन्होंने जंगें जीती, क्योंकि टैंक्स में, मशीनरी में, जहाजों में, बहरी जहाजों में, हर चीज में ही तेल डलता था। और अमेरिका ने इस चीज को रियलाइज कर लिया था। और ईरानियंस ने हमेशा मुसलमानों में हमेशा बढ़ चढ़कर हमेशा मुसलमानों को लीड किया और बहादुरी का सामना किया। जहां बाकी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज ने अमेरिका के आगे, ब्रिटिश के आगे घुटने टेके, वहीं पे ईरानियंस ने हमेशा स्टैंड लिया। 1953 में ईरानियंस ने यह रियलाइज किया कि तेल तो हमारा है, इसके ऊपर ब्रिटिशर्स ने कब्जा किया हुआ है। बेसिकली ब्रिटिशर्स यहाँ पे ऑयल एक्सट्रैक्शन करने आए थे और ऑयल एक्सट्रैक्शन करने के बहाने उन्होंने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया कि सारा का सारा तेल निकाल के वो ले जाते थे। लेकिन 1973 में ईरान के सदर ने ये कहा कि यार ये जो अमेरिका और बरतानिया जो है इनको यहां से निकाला जाए और इस ऑयल को, क्योंकि हमारी जमीन से निकलता है तो उसके ऊपर हमारा कब्जा होना चाहिए, इससे हमारा बेनिफिट होना चाहिए। और इसने ऑयल को नेशनलाइज कर दिया। ये सियासत नहीं थी, ये तेल का कंट्रोल था। उसके बाद अरब ममालिक ने ओपेक भी बनाया। ओपेक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज की एक समझ लें आप इसकी एक कंसोर्शियम था और इसमें तमाम गल्फ कंट्रीज शामिल थी। और 1973 में दुनिया को दिखा दिया कि पावर कहां था। ओपेक ने दुनिया में ऑयल की प्राइसेस को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। 1953 में ईरान के सदर ने जब नेशनलाइज किया, ब्रिटिश कंपनीज को वहां से निकाला, तो उसके बाद से ही ईरान के ऊपर सैंक्शंस और उसके ऊपर मसले मसाइल आना शुरू कर दिए। उसके बाद में ही ब्रिटिश और अमेरिकन दोनों ने यह सोचा कि ईरान को टाइट करना पड़ेगा और बहाने बहाने से कभी शाह को ले आते थे, कभी कुछ कर लेते थे, कभी कुछ कर लेते थे, कभी उनकी गवर्नमेंट को का तख्ता पलटने की कोशिश कर देते थे। बहुत सारे मल्टीपल इश्यूज को लाकर ईरान के ऊपर उन्होंने
उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की, जस्ट टू कंट्रोल देयर ऑयल। 1973 में ही अमेरिका ने रियलाइज करना शुरू कर दिया कि तेल और डॉलर दोनों ही दुनिया की सुपर पावर बन सकते हैं। अमेरिकन ने क्या किया कि पेट्रो डॉलर इकोनॉमी मुतारिफ करवाई। शाह फैसल को वैसे ही मरवा दिया गया, और इसके पीछे किसने मरवाया ये सब आप लोग जान सकते हैं, खुद अंदाजा कर सकते हैं कि किसने मरवाया होगा, क्योंकि शाह फैसल ही एक ऐसा शख्स था जो मुसलमानों को इकट्ठा कर रहा था ओपेक के लिए और मुसलमानों के लिए OIC के लिए। इसने बहुत सारी कोशिशें की थी मुसलमानों को मुत्तहद करने के लिए। इवेंचुअली 1973 के बाद से कोई भी मुस्लिम ममालिक में ऐसा मुस्लिम मुल्क ईरान के अलावा नहीं आ सका जिसने अमेरिका को आंखें दिखाई हों। इराक में कुछ हद तक सद्दाम हुसैन ने आंखें दिखाई, तो सद्दाम हुसैन के ऊपर आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का बहाना लगाकर उसके ऊपर भी कब्जा कर लिया। लीबिया, सीरिया का आपको पता है कि क्या हाल किया इन्होंने। इसके बाद आप मिडिल ईस्ट के बाकी तमाम ममालिक के ऊपर इनको कब्जा करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि कतर, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कुवैत, इन सब ने वैसे ही अमेरिका के साथ मुआहदा कर लिया। पेट्रो डॉलर एक सिस्टम बनाया, उसमें अमेरिका ने क्या कहा कि हम आपसे डॉलर के अंदर ट्रेड करेंगे। ये तमाम गल्फ कंट्रीज डॉलर के अंदर ऑयल को ट्रेड करना शुरू कर दिया। अब होता ये था कि ये अपना ऑयल बेचते थे, पूरी दुनिया में गल्फ कंट्रीज बेचती थी और इनके पास डॉलर आते थे क्योंकि इनकी डॉलर में ट्रेड होती थी। इवेंचुअली इसका फायदा अमेरिका को होता था, वो जितने मर्जी डॉलर छापना चाहता वो छाप सकता था, और उसके अगेंस्ट वो US ट्रेजरी बॉन्ड्स अपने पास रखता था। और जब गल्फ कंट्रीज के पास बहुत सारा डॉलर जमा हो जाता था, क्योंकि वो तेल बेचते थे, तेल बेचने के अगेंस्ट उनके पास डॉलर आता था, तो अब वही डॉलर वो अमेरिकन बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट करते थे, अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंजेस के अंदर इन्वेस्ट करते थे। वो भी डॉलर के पैसे वापस अमेरिका के पास ही चले जाते थे। ऑयल तो बिकता था मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज का, लेकिन डॉलर की मद में एडवांटेज होता था अमेरिका का। यही काम पिछले 50 साल से चलता आ रहा है, और जिस मुल्क ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, जैसे वेनेजुएला ने चाइनीज युआन के अंदर इसने ट्रेड करना शुरू कर दी, तो आपने देखा है कि वेनेजुएला के सदर का क्या हाल किया, उसको उन्होंने किडनैप कर लिया और किडनैप करके इस वक्त उन्होंने अपने पास रखा हुआ है। और वहां पे भी इसी वजह से क्योंकि वेनेजुएला में बहुत अच्छी क्वालिटी का ऑयल निकलता है। ईरान ने चाइनीज करेंसी के अंदर ट्रेड करने की कोशिश की, तो आज आप देख रहे हैं कि ईरान का अमेरिका क्या हाल कर रहा है। अच्छा, इसमें यह भी एक देखने की बात है कि अमेरिका आखिर पूरी दुनिया के ऊपर कंट्रोल कर रहा है। अमेरिकन तो ये कहते हैं कि उनके पास तो अपना पेट्रोल है, अपना उनके पास ऑयल है। बेसिकली 2006-7 के दिनों में अमेरिका के पास क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा है, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो उन्होंने फ्रैंकिंग नाम की एक न्यू टेक्निक ड्राइव की, जिससे ऑयल एक्सट्रैक्शन और ज्यादा आसान हो गई और अमेरिका के अंदर जो मौजूद तेल था उन्होंने निकालना शुरू कर दिया। आज की डेट में ट्रंप ये कहता है कि उनके पास इतना ऑयल है कि उनको ऑयल इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो ऑयल एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद वो पूरी दुनिया में ऑयल के ऊपर कंट्रोल इसलिए करना चाहते हैं कि जो ऑयल अमेरिका से निकलता है वो इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है, वो हैवी क्रूड है। क्रूड दो किस्म के होते हैं, एक लाइट क्रूड और एक हैवी क्रूड, एक स्वीट एंड सॉवर भी होता है इसके अंदर। अब जो मिडिल ईस्ट से क्रूड निकलता है, पूरी दुनिया की जो मशीनरीज हैं, पूरी दुनिया में जो ऑयल रिफाइनरीज हैं, वो इस मुताबिक उन बनी हुई है, उनमें मशीनरी इस तरह की लगी हुई है कि मिडिल ईस्ट से निकलने वाले क्रूड ऑयल को इस्तेमाल कर सकें। रशिया से भी जो क्रूड ऑयल निकलता है वो भी इतना अच्छा नहीं होता कि उसके ऊपर बाकी जो रिफाइनरीज हैं वो काम कर सकें। इसी वजह से लोगों को मजबूरन मिडिल ईस्ट का क्रूड ही लेना पड़ता है। अमेरिका को भी इसी वजह से वेनेजुएला का और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज का ऑयल लेना पड़ता है, क्योंकि उनकी अपनी जो कोस्टल एरियाज के ऊपर उनकी अपनी रिफाइनरीज लगी हुई हैं, वो इस हिसाब से टोन अप नहीं हुई कि अमेरिका का अपना क्रूड ऑयल उसको प्रोसेस कर सकें। इसलिए अमेरिकन ने अपना क्रूड ऑयल अब फ्यूचर के लिए रखा हुआ है, सो दैट कि कभी ऑयल की किल्लत होती है तो वो अपने ऑयल को कर सकें। उसके लिए क्योंकि उनको पूरी की पूरी अपनी रिफाइनरीज चेंज करनी पड़ेगी, सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, और बाकी दुनिया को भी अपना रिफाइनरीज की मशीनरी चेंज करनी पड़ेगी, जो कि इतना आसान काम नहीं होता। और इसी वजह से आज भी तेल का रेट जो है वो मिडिल ईस्टर्न कंट्री से, ओपेक से ही डिसाइड होता है। यहाँ पे बोली लगती है, डेली स्टॉक एक्सचेंज की तरह इनकी एक मार्केट होती है जिसमें डेली बोली लगती है। रोज का ऑयल का रेट होता है, डिमांड सप्लाई का गैप होता है। जब जैसे ही डिमांड ज्यादा बढ़ती है तो ऑयल का रेट बढ़ जाता है। ऑयल का कंट्रोल मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के पास है, उसके रेट का कंट्रोल मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के पास है, लेकिन ऑयल की असल इकोनॉमी का कंट्रोल अमेरिका ने पकड़ा रखा हुआ है, और अमेरिका इसको किसी सूरत भी किसी और के पास जाने नहीं देगा। यही वजह है कि अमेरिका कभी इराक के ऊपर जंग करता है, कभी अफगानिस्तान पे जंग करता है, कभी ईरान पे जंग करता है, कभी लीबिया और कभी सीरिया के साथ जंग कर रहा होता है। वजह सिर्फ यही होती है, ऑयल। इजिप्ट के ऊपर भी सैंक्शंस लगा देते हैं ये लोग। कभी इजिप्ट को इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा वीक करके रखा हुआ है, क्योंकि इवेंचुअली ग्रेटर इसराइल के प्रोग्राम में भी इजिप्ट के ऊपर भी कब्जा किया जाएगा इवेंचुअली, आज नहीं तो कल। और वहाँ के ऑयल को भी कंट्रोल करने के लिए उसको इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा वीक कर दिया हुआ है इन्होंने। अब बात यह है कि जब ईवी का दौर आ चुका हुआ है, जब सोलर का दौर आ गया, रिन्यूएबल एनर्जी का दौर आ गया, दुनिया सारी नेट जीरो की बातें कर रही है। चाइना में 25% गाड़ियाँ
ईवी के ऊपर आ चुकी हुई हैं और पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ आना चाहती हैं, तो आज भी ऑयल इंपॉर्टेंट क्यों है इतना? सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज भी ग्लोबल ट्रेड का 90% समंदर से होता है। जब समंदर से बहरी जहाज एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं तो वो खुद भी बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ करते हैं। एक स्टैंडर्ड बड़े साइज़ का जो शिप है, जब वो अमेरिका से मिडल ईस्ट तक ट्रैवल करता है या मिडल ईस्ट से रशिया तक ट्रैवल करता है, तो 200 से 300 टन ऑयल वो खुद इस्तेमाल कर लेता है। आगे चाहे उसको जब अपना सामान उतार देता है, उतारने के बाद आगे चाहे वो गाड़ियों के ऊपर, इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर या इलेक्ट्रिक ट्रेन के ऊपर सामान आपके शहरों तक आता हो, लेकिन समंदर के अंदर जितनी भी ट्रेड हो रही है, जितनी भी ट्रैवलिंग होती है, वो ऑयल के ऊपर ही होती है। और जो सामान आपके घरों तक आ रहा है, आपके इर्द गिर्द जो कुछ भी पड़ा होता है, कहीं ना कहीं किसी और मुल्क से आ रहा होता है, स्पेशली पाकिस्तान में, और वो समंदर के जरिए आता है। समंदर के अंदर जितनी भी ट्रैवलिंग है, सारी की सारी 90% ट्रैवलिंग इसके ऊपर, ऑयल के ऊपर ही हो रही है। तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि समुद्री शिप्स और ट्रेड इसके ऊपर मुनहसर है। दूसरी बात, ग्लोबल एविएशन की बात करें तो एक दिन में पूरी दुनिया में तकरीबन 1 लाख फ्लाइट्स होती हैं। एक जहाज जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है तो ठीक ठाक किस्म का ऑयल इस्तेमाल करता है। अब आप लोग ये कहेंगे कि यार जहां गाड़ियां इलेक्ट्रिक आ गई वहां पे जहाज भी इलेक्ट्रिक आ जाएं, तो आपको थोड़ा बताता चलूं कि जो ऑयल होता है वो 48% ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट होता है, एनर्जी डेंस होता है एज़ कम्पेयर टू द इलेक्ट्रिक लिथियम बैटरीज। अब इसका मतलब यह है कि अगर आपने लिथियम बैटरी वाला इलेक्ट्रिक जहाज़ बनाना है तो उसके ऊपर इतनी हैवी किस्म की बैटरी लगानी पड़ेगी और उसके बावजूद वो बड़ी मुश्किल से रनवे से टेक ऑफ ही कर सकेगा, टेक ऑफ करके अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं जा सकेगा। हाँ, अगले 20-25 साल तक शायद कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए जहाँ पे जहाज़ों में भी इलेक्ट्रिक बैटरियाँ इस्तेमाल हो रही हों, लिथियम बैटरीज इस्तेमाल हो रही हों, तो शायद वो अलग बात है, लेकिन एज ऑफ टुडे ऐसी कोई टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है। तो पूरी दुनिया की जो एविएशन इंडस्ट्री है वो क्रूड ऑयल के ऊपर ही डिपेंडेंट है। उसमें भी बहुत अच्छी क्वालिटी का ब्रेंट ऑयल इस्तेमाल होता है, जिसमें स्वीट ब्रेंट ऑयल जिसको कहा जाता है। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऑयल की इंपॉर्टेंस है वो ये है कि हमारे यहाँ पे जितने भी प्लास्टिक मटेरियल्स हैं, आज की डेट में आपके इर्द गिर्द आपका जो मोबाइल है उसमें भी प्लास्टिक इस्तेमाल हो रहा है। आप अपने इर्द गिर्द कोई बॉल पॉइंट से लेकर कोई बॉक्स या कोई डस्टबिन तक कुछ भी देखते हैं, कोई गाड़ी का कोई मटेरियल देखते हैं, हर चीज़ में प्लास्टिक इस्तेमाल होता है। और प्लास्टिक भी बेसिकली ये क्रूड ऑयल का एक बाय प्रोडक्ट ही होता है। यही वजह है कि मिडल ईस्ट की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जिसमें मोबिल है, शेल है या अरामको है, वो ये अपने प्लान कर रहे हैं, वो मैक्सिमम अपनी प्लास्टिक के अंदर अपने शेयर्स को इन्वेस्ट कर रहे हैं और 2030 तक वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दुनिया में पेट्रोल का या जो क्रूड का 30% जो इस्तेमाल होगा वो प्लास्टिक का इस्तेमाल होगा। और प्लास्टिक भी बेसिकली इसी क्रूड ऑयल में से निकलता है। उसके बाद आपका जो खाना बनाने के लिए जो गैस इस्तेमाल होती है वो भी बेसिकली उन्हीं जगहों से निकलती है जहां से ऑयल निकल रहा होता है। या जो आपके पास एलपीजी सिलेंडर में इस्तेमाल हो रही होती है वो भी आपकी कहीं ना कहीं गैस फील्ड में से आ रही होती है और गैस फील्ड्स ऑयल वाली फील्ड्स के पास ही मौजूद होती हैं। इसीलिए ऑयल और गैस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि आज आपके खाने का जो 40% हिस्सा है वो फर्टिलाइजर्स के ज़रिए ग्रो किया जाता है। तो फर्टिलाइजर्स जो बनते हैं, फर्टिलाइजर्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो फर्टिलाइज़र होता है वो यूरिया होता है। यूरिया मतलब नाइट्रोजन। नाइट्रोजन बनती ही गैस के ज़रिए है। गैस की नहीं होगी तो यूरिया नहीं बनेगा, यूरिया नहीं बनेगा, नाइट्रोजन नहीं बनेगी तो यूरिया नहीं बनेगा। मतलब आपके फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए और आपका खाना बनाने के लिए इनडायरेक्टली हम लोग क्रूड ऑयल को ही खा रहे होते हैं, गैस को खा रहे होते हैं, क्योंकि उसके अंदर फर्टिलाइजर्स के बगैर आजकल फसलें ग्रो नहीं हो सकती। 40% लेस यील्ड बनती है अगर आप फर्टिलाइजर नहीं डालेंगे। तो फर्टिलाइजर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आजकल हमारे खानों का, हमारे खुराक का, और वो बनता है ऑयल से। तो रियलिटी ये है कि अगर ट्रांसपोर्टेशन कल को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे शिफ्ट हो भी जाती है तो ऑयल फिर भी इंपॉर्टेंट ही होगा। ऑयल की इंपॉर्टेंस हमेशा रहेगी। तेल सिर्फ गाड़ी नहीं चलाता, तेल दुनिया चलाता है, मईशत चलाता है, सियासत चलाता है, जंगें तेल के ऊपर हो रही हैं और ये सब कुछ तेल के इर्द गिर्द घूम रहा है। जब तक दुनिया तेल पर डिपेंड रहेगी तब तक जंगें खत्म नहीं होंगी। जो तेल को कंट्रोल करेगा वही दुनिया को कंट्रोल करेगा। यही वजह है कि अमेरिका की सारी नज़रें तमाम ऑयल, दुनिया की ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में होती हैं, चाहे वो मुसलमान हो या वो नॉन मुस्लिम हो, चाहे वो वेनेजुएला हो, चाहे वो ईरान हो। अमेरिका सिर्फ तेल का शिकारी है और इसराइल मुसलमानों का शिकारी है। इसराइल अपना एजेंडा अलग से कंट्रोल कर रहा है। इस वक्त जो जंग हो रही है, अमेरिका शायद ईरान के ऊपर अपने ऑयल के लिए कंट्रोल कर रहा होगा, लेकिन इसराइल अपना ग्रेटर इसराइल बनाने के लिए सब कुछ कर रहा है। क्योंकि आप ये देखें कि यहाँ पे अमेरिका को ईरान के साथ जंग पर लगा के दूसरी तरफ वो लेबनान के ऊपर हमले कर रहा है। लेबनान में उन्होंने 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को घरों से बेघर कर दिया है। वहाँ पर उन्होंने ग्राउंड ट्रूप्स भी अपने तैनात कर दिए हैं। फॉस्फोरस बम्पिंग कर रहे हैं सो दैट के लोग शहर छोड़ जाएं, सिविलियंस शहर छोड़ जाएं।
फॉस्फोरस बॉम्बिंग से लोगों की जिल्द के ऊपर मसले मसाइल हो जाते हैं, लोगों को सांस लेने में मसला होता है। फॉस्फोरस बॉम्ब्स बैंड है पूरी दुनिया में, लेकिन वो वॉर क्राइम्स कर रहा है सिर्फ इसलिए कि लबनान को वो छोड़ दें। लबनान के ऊपर वो कब्जा करना चाहते हैं, सीरिया के ऊपर इसराइल कब्जा करना चाहता है ग्रेटर इसराइल बनाने के लिए, सऊदीया के ऊपर कब्जा करना चाहता है। वो एक मजहबी जंग लड़ रहे हैं इसराइली, अमेरिकन एक ऑयल की जंग लड़ रहे हैं। तो दोनों मिलकर मुसलमानों के ऊपर हमलावर हुए हैं। जरूरत इस बात की है कि हम मुसलमान किसी न किसी तरीके से मुत्तहिद हो जाएं और इनके खिलाफ खड़े हों। अल्लाह ताला मुसलमानों को कामयाब करे, ईरान को कामयाब करे इस जंग में। अगर आप लोग भी ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला ईरान को कामयाब करे तो वीडियो के एंड पे कमेंट सेक्शन में आमीन लिख के वीडियो शेयर जरूर करिएगा।